आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लगभग सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे कि चैप्टर 3 में क्या क्या पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे लगभग आपका एग्ज़ाम में पहले 7 नंबर आया करता था, 7 नंबर। अब इसका वेटेज बढ़ गया आपका है, यानी लगभग 9 नंबर इसका वेटेज बढ़ के हो गया न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। 7 से 9 एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर की, और एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, एक 5 नंबर का पूछेगा, और एक आपका 3 नंबर का पूछेगा, और एक आपका 1 नंबर का पूछेगा। इस तरह से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग समझेंगे चैप्टर को कि क्या है चैप्टर का मतलब एक्चुअली। और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसमें चैप्टर का नाम के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो चैप्टर का देखिए नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो थोड़ा सा समझ लें चैप्टर के नाम को ही। पेयर के मतलब होता है जोड़ा में, यानी पेयर मतलब 2। जैसे में जूते के 2 जोड़े हैं तो भी एक पेयर में, चप्पल का 2 जोड़े, चप्पल 2 मतलब जब भी लेते हैं तो पेयर में ही लेते हैं, तो मतलब 2 रहते हैं। लीनियर के मतलब होता है कि जिसका डिग्री 1 हो, डी फॉर डिग्री, समझेंगे। डिग्री का मतलब है कि पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर को ही डिग्री बोलते हैं। जैसे में अगर मान लीजिए हम लिखा हुआ है x² 3x + 1 तो इसका डिग्री 2 होगा। अब पावर अलग चीज़ है, डिग्री अलग चीज़ है। स्पेशल टाइप ऑफ पावर ही डिग्री है, लेकिन सबसे जो मैक्सिमम होगा उसी को डिग्री बोला जाएगा। खैर ये सब तो जानते होंगे लगभग। इक्वेशन के मतलब क्या है? इक्वेट करना। इक्वेशन में आपको इक्वल आएगा, एक लेफ्ट में भी कुछ आएगा इधर भी, और एक आपका इधर भी कुछ आएगा। अगर इक्वेशन को हम लोग डेफिनेशन को देखें तो ये किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है, उसको किसी भी नंबर या अनदर पॉलिनोमियल से जब इक्वेट करते हैं तो उसी को इक्वेशन बोलेंगे हम लोग। जैसे हम कुछ भी लिख दीजिए आप पॉलिनोमियल 3x + 1 और इसको इक्वेट कर ले किसी भी नंबर से 0 से कुछ भी, तो इक्वेशन हो गया। इधर 0 ना हो करके इधर ऐसे भी हो सकता है, x + 4 भी हो सकता है, तब भी इक्वेशन होगा। केवल 4 भी हो सकता है, तब भी इक्वेशन का फॉर्मेट होगा। मतलब इक्वेशन में एक चीज़ कंपलसरी आपका है कि इक्वल टू आएगा ही आएगा, मतलब इक्वेट होगा। अब वेरिएबल 2 वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल XY हो सकता है, U भी हो सकता है आपका, U और V भी हो सकता है। इस तरह से आपके वेरिएबल हो सकते हैं। अगर X और Y में रहेगा तो XY चलेगा, U V में रहेगा तो U और V होंगे। इस तरह से वेरिएबल हो सकते हैं। तो चैप्टर का पूरा मतलब क्या था कि हम लोग जो इक्वेशन इसमें पढ़ेंगे उसमें डबल वेरिएबल आएगा, और डबल वेरिएबल के साथ साथ पेयर में दोनों रहेंगे। मतलब एक ही नहीं केवल आएगा, 2 इक्वेशन होंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इक्वेशन तो हम लोग इनडायरेक्टली देख लिए कि क्या है, और सिंगल मतलब पेयर में नहीं देख करके पहले हम लोग डबल वेरिएबल के इक्वेशन को देख रहे हैं कि होता क्या एक्चुअली। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम लोग देखते हैं। पहले मान लीजिए एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कैसे। अगर हम लिखते हैं ऐसे 3x + 2y = 5 लिखा हुआ है, तो एक तरह का पहला बात तो इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू दिया हुआ है। अब वेरिएबल देखिए x भी है और y भी है, तो डबल वेरिएबल है। तो इक्वेशन क्या हो गया? इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर भी है, लीनियर का मतलब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, तो वेरिएबल का पावर कितना है? 1 है, तो पावर 1 होना चाहिए, यानी डिग्री 1 होना चाहिए कहने का मतलब। तो डिग्री इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, और इक्वल टू भी लगा हुआ है, तो इक्वेशन हो गया। और साथ ही साथ ये बात को भी सेटिस्फाइड कर रहा है ये कि डबल वेरिएबल क्या है। देखिए x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। तो इसमें हम लोग डबल वेरिएबल के इक्वेशन को एक एग्जांपल देखें तो इसका बेसिक फॉर्मेट जो होगा क्या होगा, जनरल फॉर्म क्या होता है, यहाँ हेडिंग आप डाल देंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, शॉर्ट में हम लिख दिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका जो बेसिक फॉर्मेट होगा या जनरल फॉर्म होगा, जनरल फॉर्म हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसका जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होगा, ये आपका होता है x + by + c = 0। ये आपका इसका जनरल फॉर्म होता है। हम लोग अभी पेयर पर नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे। हमको पेयर में पढ़ना है, मतलब एक और ऐसे ही पढ़ना होगा, उसको भी देखेंगे। थोड़ा सा पहले इसको समझ ले, 9th क्लास में आप इसको पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए A B C क्या है, वेयर जहाँ पे A B एंड C जो आपका है, ये सारे ऑल रियल नंबर है।
ABC का है जी, तो ऑल रियल नंबर्स आपके हैं। मतलब ए आपका बट्टा में चलेगा, माइनस चलेगा, प्लस चलेगा, पॉइंट में चलेगा, सारा कुछ चल सकता है। बी के साथ भी सेम कंडीशन है, सी के साथ भी सेम कंडीशन है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि ए एंड बी आर, या चाहे ए एंड बी कांट बोथ जीरो। ए और बी जो है दोनों एक साथ आपका जीरो के बराबर नहीं हो सकता। कैन नोट है बोथ जीरो, दोनों जो है एक ही साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि रियल नंबर है तो जीरो भी हो सकता था, लेकिन दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक साथ जैसे जीरो होगा आपका, तो दोनों जीरो एक साथ होने का मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स भी खत्म हो जाएगा, वाई भी खत्म हो जाएगा। तो जो आप नाम दे रहे हैं कि डबल वेरिएबल, मतलब टू वेरिएबल, और वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा। अगर एक्स के ए जीरो ले ले, बी भी जीरो ले ले, तो जीरो इंटू एक्स जीरो, जीरो इंटू वाई जीरो, और सी बराबर यहाँ जीरो हो जाएगा। तो कोई नंबर के बराबर अगर 5 बराबर कोई जीरो लिखिए तो पॉसिबल थोड़ी है, तो नंबर नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसका हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन है इनटू वेरिएबल में। ए यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1, वाई भी यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और सी आपका 7। आप जब भी अगर मान लीजिए राइट साइड में आपको प्रयास करना है कि जीरो रहे, तो अगर जीरो है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू जीरो, क्योंकि राइट साइड में जो भी नंबर दिया रहेगा तो उसको लेफ्ट में ले आएंगे हम लोग। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। यहाँ प्लस हो कोई ज़रूरी नहीं है, और यहाँ कोएफिशिएंट 1 हो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। 3/2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो केवल ऐसे भी हो सकता है, सी जीरो भी हो सकता है। ये भी एक कब का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल हो जाएगा। और ध्यान रहे कि अगर सिंगल वेरिएबल भी है तो भी उसको हम लोग बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि अगर ऐसे लिखा हुआ है 7y इक्वल टू 17 इस तरह से, तो इसको आप लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 7y, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये भी आपका इसमें कंसिडर किया जा सकता है। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बेसिक फॉर्मेट को समझें कि इस तरह का फॉर्म में होता है, और इसका एग्जाम्पल भी कुछ देखें हम लोग। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि 3x इक्वल टू 7y प्लस 5, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि अरेंज करने की जरूरत है। सारे को लेफ्ट में लाएंगे हम लोग, अगर कुछ राइट में बाय द वे दिया हुआ है तो सबको लेफ्ट में लाएंगे, इसके बाद कंपेरिजन करेंगे। देखिए ए आपका यहाँ पे हो गया 3, बी आपका हो गया -7, सी आपका हो गया -5। अगर माइनस रहेगा तो माइनस लगा के हम लोग लिखते हैं। अच्छा, इसके नंबर ऑफ जो सोल्यूशन होते हैं वो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन बोले कोई कितना होगा, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन जो होगा इनफाइनाइट होगा, मतलब बहुत सारे इसके सोल्यूशन पॉसिबल है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कितने सोल्यूशन आएंगे, तो बहुत सारे सोल्यूशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। कैसे, मान लीजिए अगर एग्जाम्पल को देख लिए हम लोग, इसी को देखिए, हम लिखते हैं कि x प्लस वाई बराबर 7 है। अगर बाय द वे x के वैल्यू आप 0 पुट करते हैं, मान लीजिए x के वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तब बताइए y की वैल्यू क्या होगा, तो y की वैल्यू 7 होगा। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं तब y की वैल्यू क्या होगा, तो y की वैल्यू 7 माइनस 1 यानी 6 होगा। ऐसी अलग अलग वैल्यू आप पुट करते जाएंगे, अलग अलग वैल्यू मिलते जाएगा। हम x के पुट कर रहे हैं, आप y को भी पुट कर सकते हैं, अल्टरनेटिव भी पुट कर सकते हैं, एक बार x तो एक बार y, ऐसे भी पुट कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग समझें कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में सबसे पहला बात जो याद रखने की ज़रूरत है, वो बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है, और इसमें ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो उसको आप हम लोग ले आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसमें राइट साइड में जीरो होना चाहिए। और यह इक्वेशन जो एक्चुअली ये है क्या है, कोई पूछेगा कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो एक तरह का लाइन का नाम होता है, स्ट्रेट लाइन जो होता है, एक तरह का जो है स्ट्रेट लाइन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हायर क्लास में पढ़ेंगे कि इक्वेशन जो होता है एक स्ट्रेट लाइन है। जो डिग्री 1 वाले जो इक्वेशन है वो सारे स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे, थोड़ा सा चैप्टर के समझते हैं।
चैप्टर का नाम जैसे कि देखिए रहे पेयर, तो जब दो रहेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। जनरल फॉर्म क्या है? इसका जनरल फॉर्म क्या है? देखिए यहाँ पे लिख दें ए एक्स बी वाई बी वन वाई ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, और पेयर में है तो एक और लिखना होगा, तो हम लोग दूसरा के कोफिशिएंट का नाम देते हैं ए टू एक्स बी टू वाई सी टू इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका जो ए वन बी वन सी वन जो है वो आपका कोफिशिएंट है, और नीचे वाले के लिए भी ए वन बी वन सी टू जो है वो भी आपका कोफिशिएंट है। थोड़ा इंक डाल लें हम लोग। तो जनरल फॉर्म क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। पेयर मतलब दो हो गया, देखिए दो इक्वेशन हो गया, अब डिग्री सबका 1 है तो इसलिए आपका लीनियर पेयर कहलाएगा। और यहाँ पे देखिए हम लोग ए वन जो वेयर यहाँ पे ए वन कोमा बी वन कोमा सी वन कोमा है कोमा ए टू कोमा बी टू कोमा सी टू आर ऑल रियल नंबर है। ये सारे आपके कहाँ हैं? रियल नंबर्स हैं। ए वन ए टू बी वन बी टू सारे रियल नंबर्स हैं, मतलब प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर करने का मतलब यही होता है। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है कि ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ए भी मतलब ए वन बी 0 हो गया, बी वन बी 0 हो गया, तो ए वन बी वन 0 होने का मतलब है कि एक्स भी खत्म हो जाएगा, वाई भी खत्म हो जाएगा, तो डबल वेरिएबल का जो आप बात कर रहे हैं वही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कंडीशन है यहाँ पे दिया हुआ ए वन का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी वन का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। उसी अगला कंडीशन में है ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का मतलब बी ए वन बी वन नाम दिया, बी टू का स्क्वायर ये भी आपका डज नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब यही है कि ए वन और बी वन एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम लोग हैं कि कैसे दिखता है। एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते हैं। ए वन के जगह कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, मान लीजिए 3 लिख दिए, एक्स तो रहेगा ही रहेगा। बी वन की जगह पे कोई लिख दिया 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिए, और वाई तो रहेगा ही रहेगा। सी वन की जगह पे आप कुछ भी 7 लिख दिए इक्वल टू 0। नीचे भी आप लिख सकते हैं कुछ भी, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 5x, माइनस भी लगा के लिख सकते हैं 3y माइनस या प्लस यहाँ लिख दिए 2 इक्वल टू 0। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। और भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे ऐसे। देखिए a1 की जगह पे आपका क्या है 3, b1 की जगह पर क्या है 4, c1 मतलब 7, यहाँ पे a2 मतलब 5, और यहाँ पे b1 मतलब और b2 मतलब क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे b1 लिखा गया, यहाँ पे b2 होगा, और c2 मतलब आपका 2 हो गया। तो a1 b1 c1 ऊपर वाले सब आप सेपरेट कर सकते हैं, छांट सकते हैं। नीचे वाले से a2 b2 c2 भी आप छांट सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये बेसिक फॉर्मेट है, यानी जनरल फॉर्म है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ऐसा नहीं कि हमेशा इक्वल में 0 दे आपको एग्जाम में, कुछ दे ऐसा भी दे सकते हैं एग्जाम्पल। और मोर एग्जाम्पल देखिए ताकि और स्पष्ट क्लियर हो जाए। जैसे मैं x माइनस 7y इक्वल टू 0 भी लिख सकता है। यहाँ पे कोई बोलेगा तो c1 तो ही नहीं है सर, तो c1 नहीं है तो c1 का मतलब 0 हो गया क्योंकि रियल नंबर है। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग हैं, यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहे हैं x माइनस 7y प्लस 0 इक्वल टू 0। एक और लिख देते हैं हम लोग हैं 3y प्लस 2x इक्वल टू 5। तो इसको भी आप जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कोई बोलेगा सर x इधर होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, प्लस माइनस में इधर उधर हो सकता है, इसे कोई मतलब नहीं। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इस फॉर्मेट से आप कंपेरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, x के बगल में तो a1 माइनस 7 b1 हो गया,
C1 नहीं है तो 0 लेंगे, उसका जो नहीं रहेगा उसको 0 लेंगे। A2 आपका यहाँ 2 हो गया, B2 आपका 3 हो गया, C2 आपका -5 हो गया। तो अगर बाई द वे इधर उधर दिया हुआ है तो हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे कि राइट साइड में जो भी कुछ है सबको लेफ्ट में लाएंगे और राइट साइड में 0 होना चाहिए ताकि कंपेरिजन हम लोग कर सकें, ये ध्यान रहे हमेशा। नहीं तो फिर राइट साइड में दोनों को मतलब C1 वाला टर्म है तो दोनों को राइट साइड भी ले जाकर कंपेरिजन आप कर सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे मैं हम लिखें x + y = 7 एंड 7y = या केवल 7y = आप लिख सकते हैं यहाँ पे 17। इस तरह से भी आपका जो एग्जांपल देख रहे हैं ये भी आपका एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही एग्जांपल है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि सर ऐसे कैसे, तो इसको आप अरेंज कर सकते हैं -7 = 0। इसको और अरेंज कर सकते हैं, x वाला टर्म ही है तो 0 × x 7y - 17 = 0। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका नज़र आ रहा होगा और इसको तो आप लिख ही सकते हैं इधर ला करके। तो इस तरह से कुछ कुछ एग्जांपल हैं जो कि हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझने में हेल्प करेगा। तो इसको आप देखेंगे, कुछ नहीं अपने से भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं बहुत सारा, A1 A2 कुछ भी लिख सकते हैं। x + y बराबर कुछ भी, x - y बराबर कुछ भी, मतलब x के साथ कुछ भी कोफिशिएंट लगा दें, y के साथ कुछ भी लगा दें। A1 B1 C1 A2 B2 C2 आपका कोफिशिएंट है वेरिएबल का। तो हम लोग इस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एग्जाम्पल को समझें और कैसा दिखता है उसको भी समझें। एक बात आप लोग को बता दें कि हम बताएं कि जो इक्वेशन है 1 डिग्री वाले एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप तो एक्चुअली क्या है, ये भी आपका एक लाइन है, ये भी आपका एक लाइन है। तो मान लीजिए इस लाइन को अगर हम लोग नाम दे दें L1, इस लाइन का एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम बात कर रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग है एक लाइन, स्ट्रेट लाइन है। लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। हम लोग किस तरह से लाइन की बात कर रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, डिग्री 1 वाले इक्वेशन। तो अच्छा किसी भी प्लेन में जो स्ट्रेट लाइन होगा वो किस किस फॉर्मेट में हो सकता है, कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज हो सकती है, थोड़ा सा उसको देखिए। जब ये स्ट्रेट लाइन है, हम बोले कि दोनों स्ट्रेट लाइन है, ये मान लीजिए फर्स्ट इस सेकेंड, तो जब किसी भी प्लेन में दो स्ट्रेट लाइन को आप ड्रॉ कीजिएगा तो किस पहला कंडीशन हो सकता है कि वो लाइन जो है दोनों का आपस में इंटरसेक्टिंग हो, मतलब ऐसे ही आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसको L1 इसको L2, कहने का मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या बोलेंगे, इसको फर्स्ट को बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दो लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें किसी प्लेन में, एक दूसरे को कहीं पे काटे। दूसरा केस ऐसे भी हो सकता है कि नहीं सर हम तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए कोई ऐसे खींच दिया किसी प्लेन में, तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल लाइन होंगे, कहीं पे काटेंगे नहीं। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है कि अगर दो या दो से अधिक लाइन के बीच में हर एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम हो तो उस तरह के लाइन को बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइन। और हर एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा तो कहीं काटेगा ही नहीं, तो इसको बोल सकते हैं पैरेलल लाइन का एक केस है। जिसको हिंदी में इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे, इसको समांतर रेखा बोलेंगे। एक और केस बन सकता है जो होगा ओवरलैपिंग यानी को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन एक केस ये भी बन। को इंसिडेंट का मतलब क्या है कि एक लाइन आपने ड्रॉ किया, मान लीजिए अब इसी के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दिया, इसी के ऊपर एक लाइन हम खींचे और यहाँ नहीं खींच के इसी के ऊपर खींच दिए, तो मान लीजिए दो लाइन अब इथा L1 इथा L2 दोनों के एक ही पर खींच दिए, तो इस तरह के केस को बोलेंगे को इंसिडेंट लाइन। तो हम बोले कि किसी भी प्लेन में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है उसको अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझे दिखाएं तो एक तरह का स्ट्रेट लाइन है, तो किसी भी प्लेन में लाइन को आप या तो ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं या एक दूसरे पर आप खींच सकते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में जो सोल्यूशन का नेचर के भी हम लोग बात करेंगे, ऐसे यहीं बता दे रहे हैं रफली कि इंटरसेक्टिंग लाइन जो होते हैं, देखिए जितने पॉइंट पर लाइन एक दूसरे को काटता है उतने नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं। किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, वह पॉइंट होता है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो जितने पॉइंट पर काट, देखिए लाइन जो है बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है। तो जितने पॉइंट पर कट करेगा उतना नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में जो है देखिए एक ही पॉइंट पर कट रहा है तो इसको बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं हम लोग हैं, इसको हम लोग यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं या ओनली वन सोल्यूशन बोल सकते हैं इसको,
एग्जैक्टली वन सोल्यूशन बोल सकते हैं। अभी काट ही नहीं रहा है, ये बनेगा आपका नो सोल्यूशन का केस। नहीं काट रहा है तो नो सोल्यूशन केस बने। अभी पूरे बहुत सारे पॉइंट पर काट रहा है, देखिए एक दूसरे पर ओवरलैप हो गया, तो ऐसी केस में बोलते हैं इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन का केस। ये जो आपका है इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन का ये केस कहलाता है, यानी मेनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन पॉसिबल है। अब इसका केस इससे अगर कंपेरिजन करेंगे तो क्या होता है, कब होगा यूनिक सोल्यूशन, कब होगा नो सोल्यूशन, कब होगा इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे एक टेबल के द्वारा। और ग्राफिकल नेचर क्या है, कैसे कौन कंसिस्टेंट होगा, कौन इनकंसिस्टेंट होगा, इस सब को भी देखेंगे। फिलहाल देखते हैं हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे कहते हैं। लिखेंगे हम लोग मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगला हेडिंग होगा हम लोग के पास मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब हम लोग दो वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन करने का मेथड क्या क्या हो सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो मेथड में देखिए क्या क्या हो सकता है। आपको जगह इधर रहा होगा। मेथड में मेनली दो मेथड होंगे, एक आपका होगा ग्राफिकल मेथड, एक जो आपका मेथड है ग्राफिकल मेथड, और एक जो आपका है एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल एक है और एक आपका एल्जेब्रिक मेथड है। अब एल्जेब्रिक मेथड में भी इसके अंदर मेथड है, इसमें क्या क्या पढ़ना है एल्जेब्रिक मेथड में आपको, उसमें देखिए आपको पढ़ना है इसके अंदर तीन मेथड। पहला जो पढ़ना है वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है। फर्स्ट मेथड जो आपको पढ़ना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है। सेकेंड में आपको पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड में आपको पढ़ना था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मेथड लिखा हुआ है इधर, मेथड समझें। एक और ऐसा पढ़ना था आपको जो कि रिड्यूसिबल मेथड था, रिड्यूसिबल मेथड मतलब रिड्यूस करके। देखिए ये जो आपको जनरली ग्राफिकल जो पढ़ना है वो आपका 3.1 3.2 में पढ़ना है, 3.1 और 3.2 के अंदर। सब्स्टिट्यूशन आपको 3.3 में पढ़ना है, एलिमिनेशन आपको 3.4 में पढ़ना है, क्रॉस आपको पढ़ना था 3.5 में, और ये आपको पढ़ना था 3.6 में। खैर 3 ये जो है क्रॉस मेथड जो आपका है वो आपका सिलेबस से हट गया है, रिड्यूसिबल भी आपको सिलेबस से हट गया है। तो हमको ग्राफिकल पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है और एलिमिनेशन की बात करेंगे। बाकी क्रॉस तो हट गया है और रिड्यूसिबल भी हट गया है। तो हम लोग ग्राफिकल के बारे में समझें तो देखिए क्या है, इसमें भी दो केस बनेगा। ऐसे तो पूरे इक्वेशन का ही दो केस बनेगा। एक इक्वेशन का केस बनेगा कंसिस्टेंट और एक बनेगा इनकंसिस्टेंट। क्या पे एक बनेगा कंसिस्टेंट जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो बनेगा कंसिस्टेंट बनेगा, और एक बनेगा आपका इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में आपके दो केस होंगे, इनकंसिस्टेंट में आपका नो सॉल्यूशन का केस बनता है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और इसमें दो केस होते हैं, एक आपका होगा यूनिक सॉल्यूशन और एक आपका होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक होगा यहाँ पे आपका इनकंसिस्टेंट। अब इसका केस कब होगा यूनिक सॉल्यूशन, कब होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कब होगा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ऐसे हम लोग जब कंसिस्टेंट होता है तो उसको डिपेंडेंट बोलते हैं इक्वेशन के नेचर में, इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट बोला जाता है, इसको डिपेंडेंट बोलते हैं। खैर इतना जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यूनिक सोल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा, नो सोल्यूशन का केस कब बनेगा,
इसको हम लोग समझते हैं और इस सबको भी समझेंगे कि कैसे कैसे है यूनिक और ये सब का देखते हम लोग। ये मेथड बताएं हम कि क्या क्या पढ़ना है, ताकि आप लोग को जानकारी हो जाए कि एक्चुअली पढ़ना क्या है इसमें। ग्राफिकल मेथड में अभी हम ग्राफ तो ड्रॉ करने के लिए नहीं बता रहे हैं, ग्राफ के लिए हम वीडियो बनाएंगे जिसमें ग्राफ सिखाएंगे, बहुत आसान होता है इसे। ग्राफिकल मतलब ऐसे आपको क्वाड्रेंट बनाना होगा और वही पॉइंट रख के लाइन को ड्रॉ करते हैं हम लोग ऐसे हैं। इस तरह से ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ बना के हम लोग एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, दो इक्वेशन दिए रहेंगे, बॉक्स बना के वो करना रहता है। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा कंडीशन को समझते हैं कि कब यूनिक सोल्यूशन होगा, कब नो सोल्यूशन होगा और कब आपका मेनी सोल्यूशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, एक टेबल बनाने जा रहे हैं हम, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में हमेशा पूछा हुआ है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन कब यूनिक होगा, कब क्या होगा, या कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन हेडिंग होगा हम लोग के पास, या सिचुएशन बोले जो भी बोले, कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, किसके लिए, तो वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। तो एक केस में हम लोग लिखते हैं, देखिए टेबल बना दें, एक केस में हम लोग कंडीशन लिखते हैं, एक टेबल में कंडीशन लिख दिए और दूसरा टेबल में हम लोग लिख दिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ किस तरह से दिखेगा, ठीक है। एक में कंडीशन हो गया और एक में आप लिख सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और आप एक में लिख सकते हैं ग्राफ या इसमें आप नेचर ऑफ लाइन लिख सकते हैं, लाइन किस तरह से, और एक में आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एक में लिख सकते हैं आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ सिस्टम, इक्वेशन ऑफ सिस्टम या सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन कि जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट पता है ना, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो यदि केस नंबर 1, यदि आपके पास a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, मतलब इसको एक दूसरे से डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, अगर इसका रेशियो बराबर नहीं हो तो क्या होगा। तो वैसी केस में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, अगर आपके पास a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू क्या है, b1 बाई b2, तो जो ग्राफ जो इसका बनेगा वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, एक दूसरे को लाइन कट करेगा। और इसको यहाँ पे ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन लिखा हुआ है। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक दूसरे को लाइन क्या करेगा, नेचर ऑफ लाइन क्या करेगा, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग होगा और यहाँ पे क्या करेगा, एक ऐसे कट करेगा। इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को कट करेगा। ये मान लीजिए कोई लाइन है, किसी लाइन के मतलब इक्वेशन का लाइन है, ये भी तो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करेगा। तो यहाँ पे लाइन का नेचर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। आप बोल सकते हैं कि कैसा होगा जी, तो यह इंटरसेक्टिंग होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग। और नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो ओनली वन सोल्यूशन होगा या एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, या आप बोल सकते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब केवल वन सोल्यूशन की बात किया करता है। और जो इक्वेशन ऑफ सिस्टम होगा वो होगा कंसिस्टेंट, कहलाएगा। दूसरा केस क्या है
कि मान लीजिए अगर A1 अपॉन A2 का हम चेक किए, जब रेशियो कंपेरिजन किया जा रहा है कोफिशिएंट का, A1 अपॉन A2 बराबर आ गया B1 अपॉन B2 का, लेकिन यह C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। ध्यान रहे कि अगर A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो गया तो C1 अपॉन C2 को चेक करने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इसमें देखिए, इस केस में जब बनेगा तो क्या होगा, जब पहला रेशियो दूसरा के तो बराबर है लेकिन ये तीसरा के बराबर नहीं है, तो इसमें जो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो इसका होगा, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से, ये पैरेलल लाइन बनेगा। ये लाइन जो आपका होंगे ये पैरेलल होंगे। जब पैरेलल होंगे तो क्या होगा, जो नेचर ऑफ लाइन होगा यहाँ पे कैसा होगा, नो सॉल्यूशन के केस बनेगा। यहाँ पे आपका होगा नो सॉल्यूशन, सॉरी यहाँ पे ग्राफिकल हो गया, यहाँ पे पैरेलल लाइन बनेगा, पैरेलल लाइन। और यहाँ पे केस कौन सा बनेगा, तो ये आपका नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। और जब नो सॉल्यूशन का केस बनेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन के केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। थर्ड केस जो होगा, जो कि लास्ट होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू, मतलब तीनों रेशियो आपस में बराबर हो गया। अगर आप यहाँ से कंपेरिजन करें और तीनों रेशियो बराबर हो गया तो ऐसी केस को हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ जो लाइन जो होगा, तीनों रेशियो बराबर होने का मतलब कि एक लाइन दूसरी लाइन पर रहेगा, मतलब एक लाइन जो रहेगा उस पर ही दूसरा लाइन रहेगा, तो दोनों लाइन एक ही पर लाइन पर रहेंगे, तो इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, जिसको शायद प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा और इसको संपाती रेखा बोलेंगे ऐसे करके। और इसका होगा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत अनंत हल होंगे इसके। और इस केस में भी होगा कंसिस्टेंट। जब कंसिस्टेंट का केस बनता है तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट भी बोला जाता है। तो ये कुछ केसेस है, कंडीशंस है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जो ग्राफिकल मेथड में हम लोग कंपेरिजन किए उसका पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कोफिशिएंट का। तो एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना ही चाहिए। एग्जाम में किसी भी तरह से इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है कि आपको यही दे देगा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो आपको पूछ लेगा कि लाइन के बारे में बताइए या नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताइए, या आपको पूछ लेगा ग्राफ देके भी पूछ सकता है कि इसका कोई सा ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ आपका इस क्रॉस बनेगा, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और लाइन के बारे में पूछेगा तो इंटरसेक्टिंग, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा तो यूनिक, और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पर बात करेगा तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। दूसरा कंडीशन भी एग्जाम में दे सकता है कि A1/A2 दे दे इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 दे दे। तो इसमें भी आपको लाइन के बारे में पूछ सकता है, या इसका ग्राफ के बारे में पूछ सकता है, या सॉल्यूशन के बारे में पूछ सकता है। सॉल्यूशन के बारे में ज़्यादातर पूछता है। और ये नेचर ऑफ लाइन, मतलब किस तरह का होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, यही दो बात पूछता है एग्जाम में कंडीशन दे करके। MCQ में क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि जब काट ही नहीं रहा है तो कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं। और इसको बोलेंगे हम लोग इनकंसिस्टेंट। और जब तीनों ही बराबर है, अगर मान लीजिए हम बोले कि कब, देखिए पहला दूसरा का बराबर नहीं था तो हम लोग तीसरा चेक नहीं किए, पहला दूसरा बराबर था तीसरा चेक किए, पहला दूसरा बराबर था तीसरा चेक कर गए, तीसरा भी बराबर है गया। तो जब तीसरा बराबर, तीनों रेशियो बराबर हो तो इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट। और इस केस में होगा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, और इसको भी बोलेंगे हम लोग कंसिस्टेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हम लोग एग्जाम्पल का एक टेबल हम बना दे अलग से, यस तीनों का। जैसे भी मान लीजिए यहीं पे एग्जाम्पल दे दें, अगर ऐसे लिखा हुआ है, या यहाँ पे चलिए इसमें देते एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल का एक टेबल अलग से बनाया जा सकता था, ठीक है। कैसे कैसे एग्जाम्पल होंगे, जगह तो नहीं बचता है लेकिन फिर भी देखते हैं। अच्छा यहीं पे हम बता दे रहे हैं एग्जाम्पल का टेबल एक आप अलग से बना सकते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं फिलहाल, और यहीं पे एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, ठीक है। तीनों का एग्जाम्पल यहाँ दे दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए क्लियर से। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हमको पहला केस के लिखना है तो अपना मन से एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वैसा रेशियो लेंगे हम जो आपस बराबर ही। तो मान लीजिए हम लिख दिए 3x, पहला तो इक्वेशन कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दिए। या आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो यहीं पे 7 लिख दीजिए इक्वल टू 0। और जब दूसरा लिखने में ध्यान देना है, क्योंकि हमको A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 आना चाहिए, तो यहाँ पे पहला केस में तो आप कुछ लिखना है, जो भी लिखना है। यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं,
2x और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 3y। अब इधर कुछ लिख दें, कोई दिक्कत है ही नहीं है। अब देखिए इसको कंपेरिजन कीजिएगा, a1/a2 निकालिएगा, मतलब a1/a2 मतलब 3/2 और b1/b2 मतलब 5/3। तो ये आपस में बराबर है क्या? नहीं बराबर है। 3/2 का वैल्यू अलग आएगा, 5/3 का वैल्यू अलग आएगा। तो ये आपका फर्स्ट का एग्जाम्पल हो सकता है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपना मन से। दूसरा केस है कि पहला केस बराबर होना चाहिए। तो दूसरा केस का एग्जाम्पल क्या आप देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम में तो कुछ भी इक्वेशन लिख दीजिए, सिंपल पहले लिखिए। इसी में 2x - 7y + 3 = हम 0 लिख दिए। और यहाँ पे एक जो दूसरा केस लिखिए 4x - 14y, क्योंकि इसी का मल्टीपल लिखना होगा, -14y। अब यहाँ पे आपको जो लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको दो ही कंपेरिजन करना है। अब देखिए a1/a2 मतलब 2/4, और भी इसको क्लियर एग्जाम्पल दिया जाएगा। a1/2 मतलब 2/4 और इसका b1/b2 -7/14। और इसको कट कीजिए तो ये 1/2 होगा, माइनस माइनस कटेगा, इसको भी कट कीजिए तो ये भी 1/2 होगा। मतलब देखिए 1/2 पहला केस का भी आंसर है, 1/2 b1/b2 भी है, तो दोनों बराबर है। और c1/c2 जब निकालिएगा तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप है कि 3/5 है, तो ये तो बराबर ही नहीं है। दोनों तो बराबर देखिए आ गया, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो एक आपका पैरेलल लाइन का कंडीशन बन सकता है। मतलब इसको जब सोल्व कीजिएगा ग्राफ में तो लाइन जो होगा पैरेलल होगा, इसका नो सोल्यूशन होगा। लास्ट जो होगा तीनों बराबर होना चाहिए। तो तीनों बराबर करने के लिए यहीं पे एग्जांपल दे दे रहे हैं इसको। मान लीजिए हम दूसरा पहला में लिखे 2x + 4y = 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका मल्टीपल लिख दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं 4x प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं आप 8y + 12। अब देखिए इसको काटिए, 2/4 रेशियो कंपेरिजन कर रहे हैं, 4/8 6/12। और सबको कट कीजिएगा तो ये देखिए 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2। मतलब सारे का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 सारा 1 आ रहा है, अरे 1/2 आ रहा है। तो ये आपका तीसरा केस का एग्जाम्पल हो सकता है। और भी आप अपने से एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस करें। और इसमें जो क्वेश्चन में केस बनेगा, एग्जाम में दे देगा कि हाँ नो सोल्यूशन है, और कोई वेरिएबल आपको दिए रहेंगे कि के का वैल्यू निकालिए तो पी का वैल्यू निकालिए। इस तरह से आपको एग्जाम में दे देकर क्वेश्चन पूछता है। तो इस टेबल को 1-2 बार अपने से आप लिखेंगे और इस पर 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे ऐसे।